वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस। तो हमारी मेन ग्रीन हाउस गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोकार्बन्स, ब्लैक कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस इफेक्ट में है 76%। उसके बाद हमारी मेथेन है 16%, ये कंट्रीब्यूट करती है। नाइट्रस ऑक्साइड 6% एंड फ्लोरिनेटेड गैसेस 2%। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, उसको कम करने पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इसी का अमाउंट सबसे ज्यादा है ही, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज्यादा कर रहा है। बट एक इंटरेस्टिंग इसमें बात ये है कि जो मेथेन है वो 25 टाइम्स मोर पोटेंट है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड से। इसका मतलब कि अगर 1 किलोग्राम मेथेन है एटमॉस्फेयर में और 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जितना ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगा 1 किलोग्राम से, मेथेन उसमें 25 टाइम्स ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कर देती है उतने ही अमाउंट से। इसका मतलब कि इसकी इंटेंसिटी ग्रीन हाउस इफेक्ट करने की ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का हम कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते ही जा रहा है। हम देख सकते हैं पहले 1960s के टाइम पे, जब अर्लियर इंडस्ट्रियल जब रिवोल्यूशन हो ही रहा था, तब 320 ppm था। ppm मींस पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि 1 मिलियन अगर एयर मॉलिक्यूल है और उसमें अगर 320 मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो हम उसको बोलेंगे 320 पार्ट्स पर मिलियन। तो उस वक्त था हमारा 320 ppm, जो कि अब 2020 में 410 ppm हो चुका है। और इसमें आपका सीजनल वेरिएशन भी आ जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि घट रहा है फिर बढ़ रहा है, ये सीजनल वेरिएशन है। तो सीजनल वेरिएशन कैसे होगा? आपका स्प्रिंग और समर के टाइम पे और रेनी सीजन, जब की बारिश ज्यादा है और लाइट सनलाइट ज्यादा है, तो उस वक्त फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज बना देते हैं। तो वो एब्जॉर्ब हो गई, तो इसलिए जो स्प्रिंग और समर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। और विंटर्स में फोटोसिंथेसिस कम होता है और रेस्पिरेशन ज्यादा होता है। रेस्पिरेशन में आपकी CO2 निकलती है, तो इस वक्त आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तो ये है हमारा सीजनल वेरिएशन कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन में। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते गया कार्बन डाइऑक्साइड का। 1958 में ये था 315 ppm और ग्रोथ रेट उस वक्त थी आपकी 1 ppm पर ईयर। इस ग्रोथ रेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जा रही थी। 2006 में ये हो गया 380 ppm और 2 ppm पर ईयर का इसका ग्रोथ रेट था। 2020 में अभी ये 410 ppm हो चुका है एंड इसका ग्रोथ रेट 2.5 ppm पर ईयर हो चुका है। मतलब कि हर साल हम 2.5 ppm कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है एटमॉस्फेयर में? हमारे एटमॉस्फेयर में तो 329 गीगाटन कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा प्रेजेंट है ओशंस में, 38,000 गीगाटन ऑफ कार्बन। और ये ओशंस में कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स इस फॉर्म में होती है। मतलब कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ओशन के वाटर में डिसॉल्व होती है, और वाटर क्या होता है? H2O, इन दोनों के बीच में होती है रिएक्शन, उससे बनता है हमारा HCO3 नेगेटिव एंड CO3 2 नेगेटिव। ये हमारा है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। तो इस फॉर्म में ये आपका रहता है ओशन वाटर में, और ओशन वाटर में ही सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके अलावा सॉइल और सेडिमेंट्स में स्टोर रहता है 6,000 गीगाटन ऑफ कार्बन। एंड लिविंग स्टोर का मतलब यह है कि प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, क्योंकि हम सब किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं। कार्बन हमारा मेन एलिमेंट होता है। लिविंग स्टोर में है 523 गीगाटन ऑफ कार्बन स्टोर रहती है। नाउ सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला सोर्स है हमारा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में हमारा कोल है, पेट्रोल, डीजल। इन सबको जब भी हम जलाएंगे तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होगी, क्योंकि ये सब बने हुए हैं कार्बन से। दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में जितना भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, उसका 5% जो है सीमेंट प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उससे इमिट होती है। क्योंकि सीमेंट प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि लाइम स्टोन, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका रिएक्शन करवाते हैं हम क्ले या सैंड से, और फिर हम उसको गर्म कर देते हैं, हीट करते हैं, तो उससे हमारा बनता है सीमेंट और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये टोटल एटमॉस्फेरिक इमिशन जो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसका 5% होता है। दूसरा सोडा ऐश प्रोडक्शन में, सोडा ऐश होता है हमारा Na2CO3, और हमारा एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में। तो ये मेन रीजन है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से CO2 इमिट हो रही है। उसके बाद हमारा एयरबोर्न फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एयरबोर्न फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जब भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया हमने किसी भी इंडस्ट्रीज से, तो कुछ पोर्शन तो उसका प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। और उस फोटोसिंथेसिस में वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को
एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो प्लांट हमारा 35% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं। उसके अलावा ओशंस 30%, ओशन में वो डिजोल्व हो जाता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, 30% रिमूव हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 65% तो रिमूव हो गया। तो जो एटमॉस्फेयर में हमारा रह जाता है 35%, जो हमारा एटमॉस्फेयर में ही रह गया, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, उसे ही हम कहते हैं एयरबॉर्न फ्रैक्शन। और यही जो एटमॉस्फेरिक एयरबॉर्न फ्रैक्शन है, यही हमारा आगे जाके करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैस है वो है मेथेन। मेथेन का कॉन्सेंट्रेशन हम देख सकते हैं, ये इसका भी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ गया जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है 1800 के आसपास में। तो उस वक्त हम जो कॉन्सेंट्रेशन था वो था 750 ppb। ppb मतलब पार्ट पर बिलियन का मतलब कि 1 बिलियन एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। 750 का मतलब है कि 750 मॉलिक्यूल्स मेथेन के हैं 1 बिलियन मॉलिक्यूल ऑफ एयर में, इसी को हम कहते हैं 1 ppb। तो ये ppm से काफी कम होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को ppm पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करते हैं और मेथेन को हम पार्ट्स पर बिलियन में मेजर करते हैं। तो ये पहले था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले आपका 750 ppb, और अब ये 21st सेंचुरी में हो चुका है 1750 ppb। तो इतना ज्यादा बढ़ चुका है मेथेन। अब देखते हैं कि मेथेन के सोर्सेस क्या क्या है। वेटलैंड, वेटलैंड्स में क्या होता है, यहाँ वाटर लॉक्ड कंडीशन है, वाटर इकट्ठा है। मेथेन कैसे बनती है पहले वो समझना पड़ेगा। दो प्रोसेसेस होती है, एक हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एक हमारा अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो प्रोसेस होती है, जो रेस्पिरेशन होता है, उसको हम एरोबिक कहते हैं। तो इस प्रोसेस में कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है एरोबिक में। अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब कि ऑक्सीजन तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में आपके जो ऑर्गेनिक मैटर है जैसे कि ग्लूकोज या कोई भी, उससे आपकी अलग अलग प्रोसेसेस के बाद आपकी मेथेन रिलीज होती है। मेथेनोजेनिक जो बैक्टीरियाज हैं वो एक्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे और मेथेन बनाते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन पे। तो इसका मतलब ये है जहां पे भी अनएरोबिक कंडीशन होगी वहां पे मेथेन बनेगी। तो ये हमारे वेटलैंड्स में वाटर लॉक्ड कंडीशन है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे बहुत ही कम है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो मिथेनोजेनिक जो बैक्टीरियाज हैं जो मेथेन बनाते हैं वो यहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाते हैं और वो यहाँ से मेथेन प्रोडक्शन करते हैं। तो वेटलैंड में हमारा एक आता है पैडी कल्टीवेशन, मतलब कि जो राइस फील्ड है, तो जो हमारे राइस फील्ड है वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, मतलब पानी इकट्ठा करके रखना पड़ता है और उसके बाद वहां पर राइस कल्टीवेशन होता है, तो उसमें भी मेथेन इमिट होती है। दूसरा जो मेथेन का सोर्स है वो है हमारा एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जहाँ पे हम एनिमल्स को पाल रहे हैं। तो ये एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। इनका जो इंटेस्टाइन होता है उसमें हमारे मेथेनोजन बनते हैं, मेथेनोजन प्रेजेंट होते हैं। मेथेनोजन मतलब कि जो बैक्टीरिया मेथेन प्रोड्यूस करते हैं और इनकी इंटेस्टाइन में मेथेन बनती है, और जब भी ये बेल्चिंग की प्रोसेस जब ये करते हैं तो उसमें ये मेथेन इमिट करते हैं। और उसके अलावा जो काउ डंग होता है उसको भी पाइलिंग करके रखा जाता है एक के ऊपर एक, तो वहां पे भी आपकी अनएरोबिक कंडीशन जनरेट हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो वहां से भी आपकी मेथेन जनरेट होती है। दूसरा जो सोर्स है हमारा है इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस को जब प्रोसेस किया जाता है तो उन प्रोसेस में भी आपकी मेथेन इमिट होती है। वेस्ट ट्रीटमेंट, लैंडफिल्स, जो ये है हमारे लैंडफिल्स, तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, उसके साथ वेस्ट जनरेशन भी बढ़ते जा रहा है, बट हमारे पास में जो लैंड एरिया है वो काफी कम है। तो क्या करते हैं कि जितना भी हमारा वेस्ट है उसको लाके यहाँ पे डंप कर दिया, इसके ऊपर और फिर डंप करते जाएंगे, लेयर के ऊपर लेयर बनते भरते जाएंगे उसको, तो उससे भी आपकी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है वहां पे, तो अनएरोबिक कंडीशन जनरेट हो जाती है, तो वहां पे फिर से मेथेन का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इकोलॉजी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।